गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पीजी स्टडी क्लासेस। और जो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है डेप्रिसिएशन। तो क्लास 11 का डेप्रिसिएशन चैप्टर। तो इस वीडियो के अंदर बेसिकली हम देखेंगे कि डेप्रिसिएशन क्या होता है, ठीक है ना। तो कौन से तरीकों से हमारे पास डेप्रिसिएशन निकलता है और इसको निकालने का क्या फायदा है, कुछ थोड़ी सी थ्योरी करेंगे और फिर इसके कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करेंगे इसी वीडियो के अंदर। तो इसको निकालने के दो मेथड्स होते हैं, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, और फिर प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट, एसेट अकाउंट, मशीनरी डिस्पोजेबल अकाउंट। वो सारा हम इस वीडियो के अंदर या इसके आने वाली वीडियोस के अंदर कुछ पार्ट्स में हम क्या करेंगे, उसको कवर करेंगे पूरा का पूरा डेप्रिसिएशन चैप्टर, ताकि आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर में आगे कोई दिक्कत ना आए। चलो तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दीजिएगा। चलो तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है? देखो डेप्रिसिएशन का मतलब होता है, नॉर्मल हिंदी में बोले तो इसको बोलते हैं यूसेज या घिसाई बोलते हैं इसको। कि जब हम किसी एसेट को, किसी भी एसेट को, कौन सी एसेट, बड़ी फिक्स एसेट को यूज करेंगे ना, तो जैसे हम उसको यूसेज करते हैं तो उससे उसकी वैल्यू लगातार क्या होती रहती है, कम होती रहती है। क्यों कम हो रही है? क्योंकि हम उसको क्या कर रहे हैं, कॉन्टिन्यूसली यूज कर रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड डेप्रीसिएशन। आप भी नॉर्मली देखिए कि लेट से हम एग्जांपल लेते हैं कि हम एक कार परचेज करते हैं। तो लेट से अगर हमने ये कार 10 लाख रुपए की खरीदी है, ठीक है ना, तो जैसे जैसे हम इस कार को चलाएंगे, ये कार खराब नहीं हो रही, लेकिन कार चल रही है तो कार के टायर की क्या हो रही है, वैल्यू कम हो रही है, क्योंकि उसकी यूसेज हो रही है, इंजन की यूसेज हो रही है। तो धीरे धीरे इसकी कार की वैल्यू क्या होती रहेगी, कम होती रहेगी। हमें वही वैल्यू नहीं मिलेगी कार की जो हमने जिस रेट पे कार को खरीदा था एक्चुअल में। तो हमने खरीदा था 10 लाख के ऊपर, लेकिन अगर आप उसको, अगर मान लो आपने आज इस कार को 10 लाख के रुपए खरीदा और अगले महीने या इससे 2 महीने के बाद जब आप इस कार को बेचने जाओगे ना, तो इस कार की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कार आपने चला ली है और उससे इसकी वैल्यू क्या हो चुकी है, रिड्यूस हो चुकी है, कम हो चुकी है। और वैल्यू रिडक्शन क्यों हुई? इसलिए हुई क्योंकि आज तो आपने उस कार को चलाया, तो जैसे उसके टायर भी घिसे, इंजन में भी क्या हुआ, इंजन चला तो इंजन की तो भी क्या होगी, यूसेज हो रही है, ठीक है ना। तो इसकी वजह से इसकी क्या होती है, वैल्यू कम हो जाती है। इसी को क्या बोलते हैं हम नॉर्मल अकाउंट्स के लैंग्वेज में, डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मतलब क्या होता है, इट इज द रिडक्शन ऑफ वैल्यू ऑफ टेंजेबल एसेट। टेंजेबल मतलब वो एसेट जिसको हम छू सकते हैं, लाइक मशीनरी, बिल्डिंग, कार, ठीक है ना। ये वो सारी एसेट्स बिकॉज ऑफ इट्स कॉन्टिन्यूस यूज और अदर रीजन। क्यों डेप्रिसिएशन लगती है? क्योंकि एक तो हम लगातार उसका यूसेज कर रहे हैं, और कुछ भी और कारण भी हो सकते हैं। देखो नॉर्मल देखें, जरूरी नहीं है कि यूसेज ही कर रहे हैं। लेट्स से आपने आज एक नया आईफोन परचेज किया, और जब भी आपने उस आईफोन को, देखो आपने आज परचेज किया, जब आप उसको कल भी बेचने जाओगे ना, तब भी उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, मार्केट में कम हो जाएगी, बिकॉज अभी वो पुराना हो चुका है। चाहे अभी आपने उसको टच भी नहीं किया, अभी आपने उसको लेट से ऑन भी नहीं किया, लेकिन स्टिल आपने उसका डब्बा खोल दिया, ठीक है ना। जो उसका बॉक्स आपको मिला होगा, आपने उसको क्या कर दिया, ओपन कर दिया, तो उसके ऊपर एक ऑफिशियल सील होगी, आपने उसको तो ब्रेक कर दिया, तो उससे उसकी वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो डेप्रिसिएशन का मतलब ये नहीं होता कि आप एसेट को यूज करने की वजह से उसकी वैल्यू कम हो रही है। तो ऐसे अगर आप बोलोगे कि आपने कार आज 10 लाख की ली और 2 साल, 3 साल, 4 साल वो कार जो थी बिना यूसेज के आपके गैराज में खड़ी रही, लेकिन स्टिल उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। क्यों? क्योंकि उसका मॉडल पुराना हो जाएगा, उसमें जो लगी हुई टेक्नोलॉजी है वो पुरानी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ये भी कारण होते हैं डेप्रिसिएशन के। जरूरी नहीं है कि उसका कंटिन्यूस यूज ही कारण हो, और बहुत सारे कारण है। तो क्या कारण है हमारे पास, रीजन फॉर डेप्रिसिएशन क्या है, कॉन्टिन्यूस यूज ऑफ एसेट्स। कि एक तो लगातार हम उस कार चीज को क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। देखो यूज करने से क्या होता है कि वो एसेट खराब तो नहीं हो रही, चल तो रही, आप बोलोगे चल तो रही है, लेकिन स्टिल उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है ना। और डेफिनेट लाइफ पीरियड होता है, जैसे हमें पता है नॉर्मली एक पेट्रोल की कार देखे तो उसका लाइफ पीरियड क्या होता है, 10 साल होता है। हर साल उसकी वैल्यू थोड़ी थोड़ी क्या होती रहती है, कम होती रहती है। थोड़ा बहुत ऑब्सोलेंस होता है, तो हम देखते हैं ना, टायर पंचर हो जाता है, कोई मशीनरी खराब हो जाती है, कोई पुर्जा उसका कुछ ना कुछ टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है, ठीक है ना। या मान लो कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, तो हम उससे क्या करते हैं, उस पार्ट को चेंज करवाते हैं, तो वो नया चीज तो नहीं रह जाती ना, उसकी वैल्यू क्या होती है, कम हो जाती है। तो दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन मतलब रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ टेंजेबल एसेट। कि जब हम टेंजेबल एसेट की वैल्यू के अंदर जो कमी आ रही है, और बिकॉज ऑफ बहुत सारे कारण, उसके कॉन्टिन्यूस यूज कर रहे हैं उसको, उसकी एक डेफिनेट लाइफ पीरियड है, ठीक है ना, ऑब्सोलेंस हो रहा है, टेक्नोलॉजी चेंज होगी, किसी भी कारणों की वजह से उसकी वैल्यू क्या हो रही है, कम हो रही है, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो जैसे हम नॉर्मली हम बात करते हैं कि कोई मशीनरी या कोई कार हम बेचने जाते हैं, तो वो बोलते हैं, वो हमसे नॉर्मली पूछते हैं कि भाई इसका मॉडल नंबर क्या है, कितनी चली हुई है, ठीक है ना। तो उससे वो क्या निकालते हैं, वो निकालते हैं कि भाई इसकी ऑन एन एवरेज डेप्रिसिएशन कितनी हो चुकी होगी, और नेट प्राइस फिर उसका बताते हैं कि अब आपको इस रेट पे इसकी वैल्यू इतनी मिलेगी।
तो वो किसको कैलकुलेट करते हैं हम नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर? वो डेप्रिसिएशन ही कैलकुलेट करते हैं, जो हमें एक प्रॉपर मेथड के साथ इस वीडियो में क्या करना है, सीखना है कि अकाउंटिंग के अंदर उसको एक प्रॉपर तरीका है उसको निकालने का। और नॉर्मल लाइफ के अंदर भी हम डेप्रिसिएशन देखते हैं कि अगर हम कोई कार लेते हैं, कोई घर लेते हैं, कुछ भी लेते हैं, तो हम देखते हैं उसकी वैल्यू लगातार क्या होती है, कम होती है। और एक चीज याद रखना, लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन आजकल नहीं लगती है, बिकॉज लैंड हमेशा क्या हो रही है, एप्रिशिएट होती है। सिंपल लैंड बिल्डिंग के ऊपर लगेगी, लेकिन लैंड सिंपल के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगती है। चलो, तो देखो डेप्रिसिएशन क्यों हम निकालते हैं? इट इज ऑल्सो सेड मेजरमेंट ऑफ लाइफ ऑफ एन एसेट। देखो डेप्रिसिएशन को ये भी बोल सकते हैं कि कितनी एसेट की लाइफ है, 10 साल, 15 साल, 20 साल, ठीक है ना? तो हर साल उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। और डेप्रिसिएशन क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि इट इज एन अवर एक्सपेंस। डेप्रिसिएशन हमारा क्या है, खर्चा है, एक्सपेंस है। और इसको निकाल कर देखो, इस साल मान लेट से बिजनेस है, बिजनेस ने एक 50 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, तो इट इज बिजनेस की क्या होगी, वो एसेट होगी, ठीक है ना? इट इज एन एसेट ऑफ अ बिजनेस। लेकिन अब 50 लाख की मशीनरी खरीदी है, तो अगर कोई प्रोडक्ट बना रहा है तो उससे मशीनरी की वैल्यू तो क्या हो रही है, कम हो रही है। लेकिन हम सारे खर्चे रिकॉर्ड कर लेते हैं, मशीनरी की कितनी वैल्यू कम हुई उसको रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। तो डेप्रिसिएशन जो होता है ना, जो मशीनरी के ऊपर लगेगा, इट इज एन एक्सपेंस। वो क्या है, वो खर्चा है। और उसको हम क्या दिखाते हैं, अपना लॉस दिखाते हैं कि भाई वो हमारा क्या है, नुकसान है। चाहे उसके ऊपर कोई पैसा नहीं लग रहा, हमारा खर्चा नहीं हो रहा, लेकिन मशीनरी की वैल्यू तो क्या हो रही है, कम हो रही है ना। तो इट इज एन एक्सपेंस। जो डेप्रिसिएशन है वो हमारा क्या है, एक्सपेंस है, खर्चा है। और हम उसको क्या करते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में डालते हैं अपने, कि भाई वो हमारा क्या है, नुकसान है। जिससे टू शो ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ बैलेंस शीट बाय शोइंग एसेट इन फेयर वैल्यू। तो बैलेंस शीट में भी एक सही वैल्यू पता चलती रहेगी हमें अपनी एसेट की। जैसे मान लो आज से 10 साल पहले आपने एक कार खरीदी थी, या आपने एक मशीनरी खरीदी थी 50 लाख रुपए की, और आज भी अगर वो आपकी बुक्स के अंदर 50,000 की ही शो कर रही है, तो क्या ये वो बात सही है? नहीं। क्यों? क्योंकि अभी उसकी हमने वैल्यू क्या होगी, कम होगी। तो डेप्रिसिएशन इसीलिए निकालते हैं ताकि हम एक ट्रू वैल्यू बता सकें कि आज की डेट के अंदर बैलेंस शीट के अंदर मशीनरी की वैल्यू कितनी रह चुकी है। तो हर साल डेप्रिसिएशन को क्या करते रहते हैं, मशीनरी से माइनस करते रहते हैं। हर साल इतनी इतनी यूज है, और माइनस करके कहां डालते हैं, अपना एक्सपेंस दिखाते रहते हैं कि हर साल हमारी जो हमने 50 लाख रुपए मशीनरी के ऊपर लगाया था, एसेट के ऊपर लगाया था, उसकी वैल्यू धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है हमारे पास नॉर्मली, इट इज एन एक्सपेंस। ये हमारा खर्चा है जो हम कॉन्टिन्यूस एसेट को यूज कर रहे हैं, धीरे धीरे उसकी वैल्यू क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है ना, ठीक है ना? तो ये खर्चा कोई कैश एक्सपेंस नहीं है कि हम इसके लिए कोई कैश नहीं दे रहे हैं, इट इज अ नॉन कैश एक्सपेंस। लेकिन ये हमारा खर्चा है, बिकॉज जब भी हम कोई प्रोडक्ट तैयार करते हैं ना, तो उसके लिए मशीनरी यूज होती है, उसके लिए कार यूज होती है, लेकिन उस यूसेज को हम कैलकुलेट नहीं कर पाते। तो इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, डेप्रिसिएशन इज एन यूसेज ऑफ एन एसेट, कि कितनी आपने एसेट को यूज किया जो आपके एक्चुअल में प्रोडक्ट के अंदर जुड़ेगी। क्योंकि अगर आप मशीनरी को यूज ना करते तो आप शायद वो प्रोडक्ट ना बना पाते। तो इट इज एन एक्सपेंस, और कौन सा वाला, नॉन कैश एक्सपेंस। तो इसलिए आपको अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर इसको अपना नुकसान, इसको अपना एक्सपेंस दिखाना पड़ेगा। इसलिए आप डेप्रिसिएशन को क्या करते हो, कैलकुलेट करते हो, और ताकि आपकी बैलेंस शीट के अंदर आपकी जो एसेट की वैल्यू है वो भी एक अच्छे से शो हो सके कि भाई नेट आज की डेट में एसेट की वैल्यू क्या रह चुकी है। तो डेप्रिसिएशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन मींस टेंजिबल एसेट्स जो आप यूज करते हो, कितनी उसकी वैल्यू कम हो रही है बिकॉज ऑफ उसके कॉन्टिन्यूस यूज, ऑब्सोलेंस, एक्सीडेंट, किसी भी वजह से, दैट इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। और अगर आप डेप्रिसिएशन क्यों निकालते हो, क्योंकि हमें एक्चुअल में वैल्यू पता चलती है कि भाई मशीनरी हमारी आज से 5 साल बाद या 10 साल बाद कितने की उसकी नेट वैल्यू बची हुई है, और फिर हम उस मशीनरी को बेचेंगे तो हमें प्रॉफिट हुआ या हमें लॉस हुआ, वो हमें कैलकुलेट करना होता है, वो हम आगे देखें। अच्छा, डेप्रिसिएशन के साथ एक और चीज होती है विच इज कॉल्ड एमोर्टाइजेशन। देखो एमोर्टाइजेशन क्या होता है, डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगती है, फिक्स एसेट्स के ऊपर लगती है, टेंजिबल एसेट्स के ऊपर जिनको छू सकते हैं। लेकिन एमोर्टाइजेशन किसके ऊपर लगती है, इनटेंजिबल एसेट्स के ऊपर। तो एमोर्टाइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो इंटेंजिबल एसेट्स क्या होगी, गुडविल, रेपुटेशन ऑफ द बिजनेस, पेटेंट। पेटेंट मतलब क्या होता है, जब हमने किसी कंपनी के पेटेंट्स ले लेते हैं कि भाई 10 साल के लिए हम आपकी कंपनी का नाम यूज कर रहे हैं, ये कुछ भी यूज कर रहे हैं, ठीक है ना, कॉपीराइट्स यूज कर रहे हैं, तो हर साल उसकी वैल्यू देखो 10 साल बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। जो पेटेंट होगा या जो गुडविल होगी वो एक टाइम तक ही रहती है ना, उसके बाद उसकी वैल्यू क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो हम उसको सिस्टमेटिकली हर साल कैसे कितनी कितनी कम करें, दैट इज कॉल्ड एमोर्टाइजेशन। देखो डेप्रिसिएशन फिक्स एसेट के ऊपर लगेगी, और एमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट जिनको हम छू नहीं सकते। तो हम बोलेंगे हमारी गुडविल की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई, हमारी मशीनरी अपना पेटेंट की वैल्यू क्या हो गई, कम हो गई। तो उस कम को हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, एमोर्टाइजेशन, की हमने गुडविल एमोर्टाइज्ड कर दी है। मतलब
यूसेज की वजह से वो कम नहीं हो रही। 10 साल तक हमारे पास एक गुडविल थी या पेटेंट था, 10 साल तक उसकी क्या थी, एग्रीमेंट था कि हम इस कंपनी के, एबीसी कंपनी के नाम को 10 साल तक यूज कर सकते हैं। तो मतलब लेट्स से हमने पेटेंट को 10 लाख रुपए में कंपनी का पेटेंट लिया था, एबीसी लिमिटेड कंपनी का, ठीक है ना। तो 10 साल तक यूज करेंगे, तो मतलब हर साल इसकी कितनी वैल्यू का एमोर्टाइज होती जा रही है, 1 लाख, ठीक है ना। तो दैट इज कॉल्ड एमोर्टाइजेशन, की हर साल 1-1 लाख रुपए आप क्या करते रहो, अपना एक्सपेंस दिखाते रहो, कम करते रहो, ताकि 10 साल बाद आपका 10 लाख खत्म भी हो जाए और आपको उसका बेनिफिट भी मिलता है, ठीक है ना। तो एमोर्टाइजेशन किसके ऊपर लगती है, इंटेंजिबल एसेट्स के ऊपर। और एक होता है हमारे पास डिप्लीशन। देखो डिप्लीशन नाम से पता चल रहा है कम होना। किसका कम होना, जब आप नेचुरल रिसोर्सेज को, पेट्रोल हो गया, कोल हो गया, जब उसको आप निकालते हो ना, तो उससे उसकी वैल्यू, उससे हमारे जो नेचुरल रिजर्व्स हैं वो क्या होते जा रहे हैं, कम होते जा रहे हैं। तो दैट इज कॉल्ड डिप्लीशन। तो डिप्लीशन का मतलब क्या है, एग्जॉस्टेशन ऑफ वेस्टिंग एसेट लाइक एक्सट्रैक्शन ऑफ मटेरियल फ्रॉम माइंस, कि माइन से हम जो एसेट्स निकालते हैं, कोल निकालते हैं, पेट्रोल निकालते हैं, तो वो कितना कम होता जा रहा है। हमारे नेचुरल रिसोर्सेज के ऊपर क्या लगता है, बेसिकली डिप्लीट हो रहे हैं, वो कम हो रहे हैं, जो हमें पता है नॉर्मल, ठीक है ना। तो 3 चीजें हमारे पास, डेप्रिसिएशन, एमोर्टाइजेशन एंड डिप्लीशन। डेप्रिसिएशन लगेगी टेंजिबल एसेट्स जिनको हम छू सकते हैं, एमोर्टाइजेशन इंटेंजिबल एसेट्स, एंड डिप्लीशन नेचुरल रिसोर्सेज जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, ठीक है ना। तो हमें इस चैप्टर के अंदर सिर्फ डेप्रिसिएशन ही समझना, ये सिर्फ एक थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए क्या था, इंपॉर्टेंट था। चलो नेक्स्ट देखते हैं। अब ये है हमारे पास, देखो थ्योरी आपकी कंप्लीट हो चुकी है, बेसिक थ्योरी आपकी डेप्रिसिएशन चैप्टर के लिए इतनी ही सफिशिएंट थी। अब हम बात करते हैं, देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स टू रिमेंबर टू कैलकुलेट डेप्रिसिएशन, मतलब आपको किन किन पॉइंट्स को रिमेंबर करना है जब आपको डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करना है। देखो डेप्रिसिएशन हमने अब कैलकुलेट करनी सीखनी है, लेकिन कुछ पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है आप उसको याद रखना, वो हम इसके अंदर क्या करेंगे, बात करेंगे। देखो सबसे पहले हम बात करते हैं कॉस्ट ऑफ एसेट। अब कॉस्ट ऑफ एसेट का मतलब क्या, देखो फॉर एग्जांपल आपने एक 10 लाख रुपए की मशीनरी खरीदी, ठीक है ना, 10 लाख की क्या खरीदी, मशीनरी खरीदी। अब जब आपने वो मशीनरी खरीदी, तो मशीनरी को उस दुकान से उस घर पर लाने के लिए भी आपके एक्सपेंस लगे होंगे, उसको इंस्टॉल करवाने के भी खर्चे लगे होंगे, ठीक है ना। तो वो हम सारा कुछ क्या करते हैं, मशीन की वैल्यू के अंदर ही क्या करते हैं, इंक्लूड करते हैं। वो सारा कुछ हम क्या करते हैं, मशीन की वैल्यू के अंदर ही इंक्लूड करते हैं, ठीक है। तो लेट्स से 10 लाख की आपने मशीन खरीदी, 1 लाख उसके ऊपर फ्रेट लगी, मतलब उसको लेट्स से दिल्ली से बॉम्बे लाने तक का क्या हो गया, खर्चा हो गया, और प्लस 1 लाख रुपए इंस्टॉलेशन चार्जेस लग गए। तो टोटल आप क्या बोलोगे, आपकी मशीनरी कितने की पड़ गई आपको, 10 लाख की नहीं पड़ी, 10 लाख तो उसकी वैल्यू थी, लेकिन वो पड़ कितने की गई, पड़ गई 12 लाख की। तो आप क्या लिखोगे, कॉस्ट ऑफ किस चीज के ऊपर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे, 10 की 12 लाख के ऊपर। तो ये चीज याद रखनी है कि जब भी हम मशीन को, कोई भी नई मशीन है या कोई भी बिल्डिंग है, उसके उसके यूज करने से पहले जो भी खर्चे होंगे ना, वो सारे उस एसेट के अंदर ही क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। मतलब उनको सेपरेटली नहीं डालेंगे कि इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस या फ्रेट एक्सपेंसेस, उनको उस एक्सपेंस के अंदर ही क्या कर देंगे, उस मशीनरी के अंदर या उस बिल्डिंग के अंदर ही क्या कर देंगे, इंक्लूड कर देंगे, और बिल्डिंग की वैल्यू या मशीन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। हम नॉर्मली भी देखें कि अगर हम एक कार खरीदते हैं, लेट्स से हमने 5 लाख रुपए की एक कार खरीदी, तो हम उसके अंदर कुछ वूफर सिस्टम नया ऐड करते हैं, ठीक है ना, कोई एलॉय सिस्टम डलवाते हैं, तो लेट्स से उसके ऊपर लाख रुपए लग गए। तो हम ये तो नहीं बोलते कि 5 लाख की कार है, 1 लाख की एलॉय है, हम सीधा बोलते हैं कि भाई ये 6 लाख की कार हमें पड़ गई है। तो गाड़ी के यूज होने से पहले जो भी खर्चा हम उस चीज के ऊपर, उस एसेट के ऊपर करेंगे, वो उसकी वैल्यू के अंदर ही क्या करना है, हमने इंक्लूड करना है। तो वैल्यू ऑफ मशीनरी ऑन विच डेप्रिसिएशन चार्ज्ड इंक्लूडिंग ऑल द एक्सपेंसेस व्हिच इज इनकर्ड मेकिंग द एसेट्स रेडी फॉर यूज। जैसे एग्जांपल की बात करें कि परचेज प्राइस कितने की वो खरीदी, प्लस कितने इंस्टॉलेशन चार्जेस, प्लस कितने फ्रेट और अदर एक्सपेंस, कोई भी है जो उसके यूसेज से पहले, वो सारे उस एसेट की वैल्यू के अंदर ही क्या करेंगे, इंक्लूड करेंगे, और उनके ऊपर हम क्या करेंगे, अपनी डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करेंगे। और एक चीज और, while calculating depreciation on assets no GST will be include on that assets। मतलब अगर मान लो आप 15 लाख रुपए की कोई एसेट लेकर आए हो, मशीनरी कितने की लेकर आए हो, 15 लाख की लेकर आए, और उसके ऊपर 10% 12% जीएसटी पे करके आए हो, देखो ये जीएसटी जो है ना, वो आप इसकी कॉस्ट में इंक्लूड नहीं करो। आप क्या बोलोगे, आपकी एसेट 15 लाख है और 10% आपने उसके ऊपर से 1.5 लाख रुपए जीएसटी पे कर रखे, जिसको मैंने आपको जीएसटी चैप्टर में समझाया भी था कि क्यों होता है इनपुट जीएसटी, और इसका आप क्या ले सकते हो, फर्दर क्लेम ले सकते हो। ये इनपुट जीएसटी आप सेपरेटली लिखकर इसका क्लेम ले सकते हो, तो इसलिए आप इसको अपनी एसेट्स के अंदर इंक्लूड नहीं करोगे। बेसिकली याद रखना है, जब भी जीएसटी वगैरह वर्ड आए तो आपने डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के लिए उसको क्या करना है, इग्नोर करना है, मशीनरी विदाउट जीएसटी ही उसके ऊपर डेप्रिसिएशन लगेगी। और डेप्रिसिएशन को कैलकुलेट करने के कितने मेथड हैं, 2। देखो इसके अंदर हमारे पास वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं हमारे पास डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करने के, लेकिन अभी हाल फिलहाल हमने किनको समझना है, एक स्ट्रेट लाइन मेथड और एक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड।
और ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारे कि इफ डेप्रिसिएशन इज परचेज ऑन इंस्टॉलमेंट, सॉरी इफ डेप्रिसिएशन नहीं, if machinery is purchased on installment, then depreciation is charged on full value till the date depreciation acquire, till the date sorry machinery acquire, no need to calculate installment and interest. देखो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या कि मान लो एक 10 लाख रुपए की मशीनरी थी, हमने 5 लाख उसकी डाउन पेमेंट कर दी और रिमेनिंग हम बोलेंगे कि इसकी धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट में पेमेंट कर देंगे कि हर साल 1-1 लाख रुपए आपको देते रहेंगे और विद 10,000 का क्या देते रहेंगे, इंटरेस्ट देते रहेंगे। तो अब आप नॉर्मली क्या बोलोगे कि 5 लाख तो आपने डाउन पेमेंट करी है तो पहले 5 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब सोच के देखो, आपने 10 लाख की मशीनरी खरीद ली है, चाहे उसको इंस्टॉलमेंट में खरीदा वो अलग बात है, लेकिन जब आप डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे ना, तो जिस दिन से मशीन खरीदी है और जितने की वो मशीन है, चाहे उसकी पेमेंट करी है चाहे नहीं करी, चाहे इंस्टॉलमेंट में करोगे, इंटरेस्ट के साथ करोगे, उससे आपको कोई लेना देना नहीं है। इस 10,000 से, इस 1 लाख से कोई लेना देना नहीं। आप सिंपल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करोगे इस 10 लाख के ऊपर कि भाई 10 लाख रुपए की मशीनरी थी तो हम डेप्रिसिएशन कितने के ऊपर लगाएंगे, 10 लाख के ऊपर ही डेप्रिसिएशन को क्या करेंगे, चार्ज करेंगे। 1 लाख क्या है, उसके ऊपर 10% इंटरेस्ट है तो उसको प्लस करके उसका हमें वो एक लोन लिया था उसको हम रीपेमेंट करते जा रहे हैं, उसका अलग ट्रीटमेंट होगा। लेकिन फॉर डेप्रिसिएशन अगर हम सोच के देखें कि हमने मशीनरी तो एक तारीख को ले ली थी, तो मशीनरी 10 लाख की हमारे पास आ गई, उसकी यूसेज, तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन कितनी लगेगी, इस 10 लाख की वैल्यू के हिसाब से ही लगेगी। ठीक है ना, उसका इंटरेस्ट हमें कोई मतलब नहीं। तो कई बार हमें क्वेश्चन ऐसा भी आ जाता है कि मशीनरी की वैल्यू नहीं दी होती हमें कि मशीनरी कितने की, लेकिन ये बोल देते हैं कि 2 लाख रुपए की उसके ऊपर डाउन पेमेंट करी थी और अगले साल 2015 के अंदर हमने मशीन खरीदी, 2 लाख की उसके ऊपर डाउन पेमेंट करी, 2016 के अंदर उसके ऊपर 1 लाख का इंटरेस्ट पे, 1 लाख रुपया इंस्टॉलमेंट दी प्लस 20,000 का इंटरेस्ट दिया। 2017 के अंदर 1 लाख फिर हमने क्या किया और 18,000 का क्या पे किया, इंटरेस्ट पे किया। तो इस केस में आप क्या बोलोगे, डेप्रिसिएशन किसके ऊपर लगाओगे, 2 लाख के ऊपर लगाओगे? नहीं, आप डेप्रिसिएशन लगाओगे 4 लाख के ऊपर। ध्यान से देखो, आपने एक मशीन खरीदी है और उसकी 3 इंस्टॉलमेंट पे करी है। पहले आपने डाउन पेमेंट कर दी, बाकी 2 इंस्टॉलमेंट पे करी है विद इंटरेस्ट। लेकिन आपको देखो, जिस दिन आपने खरीदी होगी उस दिन आपके पास एक पर्टिकुलर वैल्यू की मशीन आई हो, ये तो आपने सिर्फ उसकी क्या करी है, पेमेंट करी है। मशीन कितने की होगी, 2 लाख आपने डाउन पेमेंट करी थी और 1-1 लाख उसकी क्या पे करी है आपने, इंस्टॉलमेंट पे करिए, विद इंटरेस्ट को भी छोड़ दो। तो टोटल आप बोलोगे कि 4 लाख की मशीन थी, जिसका 2 लाख तो हमने फर्स्ट डाउन पेमेंट कर दी थी और 1 लाख रुपए अगले बार दी जिसके ऊपर 20,000 का इंटरेस्ट लगा, और 1 लाख रुपए अगली बार दी जिसके ऊपर 15,000 का इंटरेस्ट लगा। तो हमें इस इंटरेस्ट से, क्योंकि वो एक लोन की रीपेमेंट है, मशीनरी की वैल्यू नहीं है। मशीनरी की वैल्यू बेसिकली कितनी है हमारे पास, 4 लाख रुपए मशीनरी की वैल्यू। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान में रखना है कि इंटरेस्ट से हमें कोई लेना देना नहीं है कि पेमेंट कैसे कर रहे हो। आपने सिर्फ ये देखना है कि आपकी वो मशीन कितने की थी, एक्चुअल प्राइस उसका कितना, उसके बाद उसको कितना, आपने 4 लाख की मशीन चाहे 10 लाख रुपए पेमेंट किया हो, हमें उस 10 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं लगानी, हमें लगानी है उस मशीन की एक्चुअल वैल्यू के ऊपर लगानी। चलो, ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको क्या करने हैं, रिमेंबर करने हैं जब भी आपको डेप्रिसिएशन चैप्टर को या डेप्रिसिएशन किसी भी चीज के ऊपर निकालना। चलो, तो देखो अब डेप्रिसिएशन निकालना सीखते हैं। तो सिंपल केसेस है हमारे पास, ये सिंपल तरीका है डेप्रिसिएशन को कैसे निकालना है। देखो क्या है, कैलकुलेट डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। अब ध्यान से देखेंगे, इसको एक लॉजिकली भी समझेंगे और इसका एक छोटा सा फॉर्मूला भी होता है, उसके हिसाब से भी समझेंगे। चलो, तो देखो क्या है कि एबीसी लिमिटेड परचेज्ड मशीनरी ऑफ ₹10 लाख ऑन 1 अप्रैल 2020 की एबीसी लिमिटेड ने एक 10 लाख रुपए की मशीन खरीदी एंड इट्स एस्टिमेटेड लाइफ इज 10 ईयर। उसकी एस्टिमेटेड लाइफ कितनी थी, 10 साल थी। एंड आफ्टर 10 ईयर इट्स स्क्रैप वैल्यू इज 1 लाख, मतलब 10 साल के बाद भी वो 1 लाख रुपए की बिक जाएगी। तो फाइंड डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो आप सोच के देखो, मशीनरी कितने की थी, 10 लाख की थी। कितनी वैल्यू थी उसकी, 10 लाख। तो हमने 10 साल तक अच्छे से उसको चलाया, यूज किया, तो उसकी यूसेज हुई, मतलब हर साल उसकी वैल्यू कम होती जा रही है। ठीक है ना, कितनी कम हो रही है वो निकालनी, विच इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। तो देखो 10 साल बाद वो मशीन कितने की बिक गई, 1 लाख, तो 10 साल बाद हमें उसका रिकवर हो गया। तो एक्चुअल में हमने कितनी वैल्यू की मशीन को यूज कर लिया, 9 लाख रुपए को एक तरीके से हमने 9 लाख की वैल्यू की मशीन को क्या कर दिया, यूज कर लिया। 10 साल के अंदर 9 लाख रुपए की मशीन हमने यूज कर ली। कितने साल के अंदर, 10 साल के अंदर। तो हर साल वैल्यू कितनी होगी, 90,000। हर साल कितनी होगी वैल्यू मशीनरी की, डेप्रिसिएशन की 90,000 रुपीज। हर साल उसके ऊपर क्या लग रहे हैं, डेप्रिसिएशन लग रहे हैं। तो देख लो, पहले साल 90, हर साल 10 साल तक 90,000 लगा, तो 10 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी रहेगी थी, 1 लाख, जो हमने उसको क्या कर दिया, बेच दिया।
तो ये है हमारे पास तरीका कैसे हम इसकी डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे। तो इसको अगर हम बोले फॉर्मूले के अंदर देखें तो डेप्रिसिएशन मतलब ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर यूज्ड, कि कितने साल हमने यूज किया। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी मशीन की? 10 लाख। स्क्रैप वैल्यू कितनी है उसकी? 1 लाख रुपए, ठीक है ना। और नंबर ऑफ ईयर कितने साल यूज किया? 10 साल यूज किया। तो कितनी आ गई हमारे पास? 90,000 रुपीज पर ईयर की क्या लगेगी? डेप्रिसिएशन। लेकिन अगर लॉजिकली भी देखें तो भी आसान चीज है कि एक 10 लाख के रुपए की मशीनरी खरीदी, 10 साल उसको अच्छे से चलाया और उसके बाद 1 लाख की बेच दी, मतलब इन 10 सालों के अंदर हमने 9 लाख रुपए को यूज कर लिया। तो हर साल कितना क्या होगा? अगर 10 साल में 9 लाख यूज किया तो हर साल कितना होगा? 90,000, ठीक है ना। तो अब इसकी परसेंटेज निकालेंगे डेप्रिसिएशन की, वो कैसे निकालेंगे? देखो नॉर्मल है कि डेप्रिसिएशन डिवाइडेड बाय ओरिजिनल कॉस्ट इंटू 100। तो 90,000 डिवाइडेड बाय 10 लाख इंटू 100, कितना आ गया ये हमारे पास? ये आ गया हमारे पास 9%। कटिंग होकर कितना आ जाएगा? 9%। कितनी डेप्रिसिएशन लग रही है आपकी उसके ऊपर? 9% डेप्रिसिएशन हर साल आपकी चार्ज हो रही है, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो आरके लिमिटेड परचेज्ड मशीन ऑन 1 अक्टूबर 2014, कितना ही खरीदी है? 4,60,000 की। एंड इंस्टॉलेशन चार्जेस पेड ऑन दैट इज 40,000, कि 40,000 हमने किसके ऊपर पे किए? इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए। एंड ऑन 1 अक्टूबर 2022 इट्स रेजिडुअल, रेजिडुअल मतलब कितने की वो बिकी? 1 लाख रुपए की बिकी। फाइंड डेप्रिसिएशन एंड रेट ऑफ डेप्रिसिएशन। देखो ध्यान से देखो, 1 अक्टूबर 2014 यानी कि 1 अक्टूबर 2014 को हमने एक मशीन खरीदी 4,60,000 की और उसके ऊपर 40,000 इंस्टॉलेशन चार्जेस पे किए। तो टोटल वो मशीनरी की वैल्यू कितनी होगी? 5 लाख होगी 1 अक्टूबर 2014 को। अब उसके बाद उसको कितने साल हमने यूज किया? तो 1 अक्टूबर 14 से लेकर 2022 तक, तो कितने हो गई? 14 से 15, 15 से 16, 16 से 17, 17 से 18, 18 से 19, 19 से 20, 20 से 21, 21 से 22, यानी कि कितने साल यूज किया? 8 साल हमने उसको यूज किया। और 8 साल के बाद उसकी वैल्यू कितनी रहेगी? 1 लाख रुपए की वो फिर बिक गई। तो हमने इन 8 साल के अंदर कितनी मशीनरी यूज कर ली थी? 4 लाख की मशीनरी यूज कर ली थी। तो अप्रोक्सीमेटली तो कितनी डेप्रिसिएशन आई हमारे पास? 50,000 रुपए हमारे पास क्या आई? डेप्रिसिएशन, ठीक है ना। तो ध्यान से देखना है, देखो 1 अक्टूबर 2014 जरूरी नहीं है कि आपको 31 मार्च ये करना है। आपने सिंपल देखना है कि 2014 1 अक्टूबर 14 को ली थी और अगले सिंपल 8 साल तक, पूरा एग्जैक्ट 8 साल तक हमने उसको 1 अक्टूबर 2022 तक यूज किया। ये नहीं देखना कि 31 मार्च ये वो, ऐसा हमने कुछ नहीं देखना। हमने सिंपल देखना कितने साल हो गए। 1 अक्टूबर 2014 से लेकर 1 अक्टूबर 2022, तो कितने साल हो गए? 8 साल हो गए। तो 8 साल तक हमने उस मशीन को क्या किया? यूज किया। तो 8 साल तक यूज किया और उसके बाद 1 लाख की बेच दी, तो 4 लाख रुपए हमने उस मशीन के यूज कर लिया और 8 साल हमने यूज किया। तो हर साल की डेप्रिसिएशन कितनी होगी? 50,000। तो कैसे निकालेंगे? देखो फॉर्मूले से करें तो ओरिजिनल कॉस्ट माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन नंबर ऑफ ईयर यूज्ड। तो ओरिजिनल कॉस्ट कितनी थी? 5 लाख। स्क्रैप वैल्यू रेजिडुअल वैल्यू कितने की बिकी? 8 लाख। तो कितना आ गया हमारे पास? 4 लाख डिवाइडेड बाय 8, कितना आ गया? 50,000। तो परसेंटेज निकालेंगे। परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो 50,000 डिवाइडेड बाय 5 लाख इंटू 100, कितना हो गया? 10%। तो कितनी डेप्रिसिएशन लगी? 10% डेप्रिसिएशन। देखो इस चीज को थोड़ा सा ध्यान से देखना, डेट में कोई कंफ्यूजन नहीं करनी। सिंपल ये देखना कितने साल उस मशीन को क्या किया? यूसेज करी, और उसके बाद उस हिसाब से उसके ऊपर क्या कर देना है? डेप्रिसिएशन निकाल देनी है। तो अगर मान लो यहां पर 1 अक्टूबर 2014 होता और यहां पर 1 अक्टूबर 2022 की बजाय लेट्स से यहां पर क्या होता? 31 मार्च 2022। तो 1 अक्टूबर 2014 से लेकर 31 मार्च 2022 तक कितना टाइम पीरियड होता? देखो 1 अक्टूबर 2014 से लेकर 2021 तक 7 साल होते। 1 अक्टूबर 2014 से लेकर 1 अक्टूबर 2021, 22 नहीं ले रहा मैं, 21 तक ले रहा हूं, कितने साल होते? 7 साल होते। और उसके बाद 6 महीने और किया तो कितना लिख दूंगा? 7.6 नहीं लिखूंगा, लिखूंगा 7.5, 6 मंथ, यानी कि आधा साल। तो कितने से डिवाइड करूंगा? 7.5 ईयर्स। तो अब इस 4 लाख को मैं किससे डिवाइड करता? 7.5 ईयर। तो हर साल की डेप्रिसिएशन मेरे पास निकल कर आता। तो इस चीज को थोड़ा सा मेरे को क्या करना है? ध्यान में रखना। और अगर मेरे को मंथली डेप्रिसिएशन निकालनी हो, मान लो कई बार हमारे पास 9 महीने की आ गई, तो फिर ऐसा पॉइंट में नहीं आता, तो फिर हम क्या कर लेंगे? मंथ से डिवाइड कर देंगे। तो 7 ईयर 5 मंथ है, 7 ईयर 7.5 ईयर्स है, तो मतलब
7 इंटू 12 और 6 महीने और हो गए क्योंकि 0.56 मंथ और हो गए, तो कितना हो गया 84 प्लस 6 कितना हो गया 90 मंथ्स। तो पर मंथ की डेप्रिसिएशन निकाल लेंगे, फिर उसको 12 से डिवाइड मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो एक साल की डेप्रिसिएशन इजीली हमारे पास आ जाएगी। ठीक है ना, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। तो जब भी आपको ऐसा आ जाए कि 1 अक्टूबर 2022 मतलब 1 अक्टूबर 2014 था और आपको दे दिए 1 जनवरी 2021, तो आपको ऐसा नहीं निकल रहा कि साढ़े उसका 7.5 करें या 7.25 करें, ठीक है ना, तो आप उसको मंथ्स में पहले डिवाइड कर लो। लेट्स से अगर आपके 6 साल और 8 महीने होते तो आप क्या करते, तो पहले आप उस 6 साल को भी महीनों में ही कन्वर्ट कर लो, क्योंकि आपके पास वो 6.5 6.8 नहीं बन रहा ना आपके पास, तो अब उसको क्या कर लिया आपने 6 इंटू 12, तो 72 मंथ्स प्लस 8 मंथ्स ये हो गए, तो 80 मंथ्स आपने उसको क्या किया यूज किया। तो आप लेट से 4 लाख था, उसको आप 80 से डिवाइड कर दो, ठीक है ना, तो आपके पास एक महीने की आ जाएगी, कितना आ गया आपके पास 20,000 डेप्रिसिएशन आ गई एक महीने की, तो पूरे साल की कितनी होगी 24,000, सॉरी 20,000 नहीं आएगा 2,000 आएगा, तो कितना हो गया पूरे साल का, एक मिनट, ये 5,000 आया, तो 5,000 इंटू 12 60,000 एक साल की होगी, ठीक है ना, तो आप ऐसे भी इसको क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। अगर